देख लो फिर नोट करना, ठीक है। हो गया, कुछ तो नोट हो ही गया होगा, है ना। अभी देखो, हम बात कर रहे हैं इकोसिस्टम्स, ठीक है। इकोसिस्टम, इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम का मतलब वो जगह, इकोसिस्टम मतलब ले लो इकोसिस्टम मतलब वो जगह जहां पर बायोटिक और एबायोटिक दोनों कंपोनेंट्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं। एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट दोनों आपस में क्या करते हैं? इंटरैक्ट करते हैं। क्या हुआ? ठीक है। कुछ भी अगर पूछना हो तो इसकी वजह से तुम लोग इंटरैक्ट नहीं करोगे ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों की जो सुबह भी क्लास चलती है उसमें भी तो हम बात करते ही है ना। तो ये बस यहाँ पर है, इस वजह से तुम लोग ये मत होना है तुम लोगों का कि बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वो सेकेंडरी है, तुम लोग प्राइमरी हो, समझ आया। वो समझ लो वहां पे बस रखा हुआ है, ठीक है। ये मत, ऐसा नहीं होना चाहिए इसकी वजह से कि तुम लोग क्वेश्चन कोई डाउट वगैरह नहीं पूछ रहे हो, ठीक है। ओके। इकोसिस्टम, इकोसिस्टम का क्या कहने का मतलब है? इकोसिस्टम का कहने का मतलब है कि एक वो जगह जहां पर बायोटिक और एबायोटिक दोनों कंपोनेंट्स आपस में क्या कर रहे हैं? इंटरैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे एबायोटिक कंपोनेंट्स हम लोगों ने ऑर्गेनिक उसमें पढ़ा, एबायोटिक कंपोनेंट में अगर आप देखोगे तो उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा कि 4 एबायोटिक कंपोनेंट्स हमने पढ़े। बताओ जरा नाम। पहला क्या था? राइट, पहला था टेम्परेचर। दूसरा क्या था? लाइट। तीसरा वाटर। चौथा क्या था? सॉइल। यही थे ना। तो इन 4 कंपोनेंट से किस तरह से कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरैक्ट करता है किसी जगह पर, उसको हम लोग बोलते हैं इकोसिस्टम, है ना। जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब कोई प्लांट हो सकता है, कोई बैक्टीरिया हो सकता है, कोई एनिमल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हाँ या ना। हो सकता है ना। उस जगह को, उस जहाँ एक ऐसा सिस्टम जहाँ पर बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट आपस में इंटरैक्ट कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इकोसिस्टम बोलेंगे, विच इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। क्या है ये? फंक्शनल यूनिट है नेचर का। आगे, ये जो इकोसिस्टम है ये 2 तरह का हो सकता है क्लासिफिकेशन, एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और एक एक्वेटिक इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम मतलब जमीन पर जो इकोसिस्टम है, यानी कि जैसे कि फॉरेस्ट, ग्रासलैंड या डेजर्ट, या थोड़े बहुत इकोसिस्टम मैंने वैसे भी पढ़ लिए थे, जैसे फॉर एग्जांपल कोई रेन फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट, हम पढ़ के आए हुए हैं ना ये सब। तो ये सब जो है ये सब टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जमीन पर पाया जा रहा है। एक इकोसिस्टम वो है जो पानी में पाया जा रहा है, जैसे पॉन्ड, लेक, वेटलैंड, रिवर, इश्वरीज, ये सब। वेटलैंड और इश्वरीज क्या होता है? ये तो पॉन्ड, लेक, रिवर ये तो पता है तुमको। इश्वरीज क्या होते हैं या वेटलैंड क्या होता है? वेटलैंड का मतलब होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल नदी है, अब नदी का प्रवाह हो रहा है, नदी आपको कहाँ, आपको पता है नदी जो है वो जाके मिल जाएगी कहाँ पर? समुद्र में। नदी जाकर मिल जाएगी समुद्र में, और नदी समुद्र में मिलने से पहले डेल्टाज बनाती है। उन जगहों पर वो जब थोड़ा सा मिट्टी होता है, पानी होता है, मैंग्रोव्स दिखते हैं वहाँ पे, है ना। तो वो जगह है जहाँ पे पूरा समुद्र से नहीं मिला है और थोड़ा बहुत वो गीली जमीन है, समझ लो ऐसा, ठीक है। समुद्र में मिलने से पहले वाला रीजन जो है वो वहाँ पर वेटलैंड और इस्चुरीज होते हैं, ठीक है। ये कहना चाह रहा है। देन देयर इज मैन मेड इकोसिस्टम। मैन मेड इकोसिस्टम जिसको आप आर्टिफिशियल इकोसिस्टम भी बोल देते हैं। मैन मेड इकोसिस्टम जिसको और क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। जो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है दैट इज एक्वेरियम। क्या एक्वेरियम में भी वो चीजें होंगी? चारों कंपोनेंट्स होंगे, टेम्परेचर तो होगा ही कोई ना कोई, लाइट होगा वहाँ पे, वाटर होगा वहाँ पे, सॉइल भी डाल सकते हो, सॉइल भी डालते हैं कई लोग जमीन पे, है ना, उसकी जो बेस होता है उस पर, चारों चीजें होंगी। लेकिन वो जो सेटअप है वो लगाया किसके द्वारा गया है? इस बेसिस पर ह्यूमन के द्वारा ना, मैन के द्वारा। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैन मेड इकोसिस्टम। देन क्या बोल रहा है? एग्रीकल्चरल फील्ड। देन क्या बोला जा रहा है? एग्रीकल्चरल फील्ड।
एग्रीकल्चरल फील्ड में भी वो चार एबायोटिक कंपोनेंट्स होंगे, लेकिन प्लांट वहां पर जो सेटअप किया जा रहा है, लगाया जा रहा है, उस प्लांट को कौन लगा रहा है? ह्यूमन लगा रहा है। मैन मेड है ना पूरा। जो फार्मिंग है, अब ये क्वेश्चन आया था, एग्रीकल्चरल फील्ड जो है वो नेचुरल है या फिर आर्टिफिशियल है? आर्टिफिशियल है, ह्यूमन ही कर रहा है उसे, ठीक है। इकोसिस्टम में दो चीजें हैं, इनपुट और आउटपुट। इनपुट और आउटपुट। जो इनपुट है उसमें बात करते हैं हम प्रोडक्टिविटी की। प्रोडक्टिविटी का क्या मतलब है, इसमें क्या बात करते हैं प्रोडक्टिविटी की? प्रोडक्टिविटी का मतलब है कि भाई जब ऑटोट्रॉफ्स, सबसे पहले यहाँ पे कहानी शुरू होती है ऑटोट्रॉफ्स की, कि जब ऑटोट्रॉफ्स क्या कर रहे हैं? ऑटोट्रॉफ्स कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस। क्या कर रहे हैं ऑटोट्रॉफ्स? फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। जब ऑटोट्रॉफ्स फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं तो एज रिजल्ट कुछ ना कुछ तो ऑर्गेनिक मटेरियल बनाते ही हैं, एनर्जी प्रोड्यूस कर ही रहे हैं। शुरुआत ही फूड चेन की वहां से हो रही है। फूड चेन की जो एक्चुअल स्टार्टिंग है वो कहाँ से हो रही है? यहीं से तो हो रही है। क्लियर हुआ इतना? तो प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, जो भी एनर्जी वो बना रहे हैं, ठीक है, जो भी वो एनर्जी बना रहे हैं, उनको कौन कंज्यूम कर लेगा? कौन कंज्यूम कर लेगा उनको? एनिमल्स। कौन कंज्यूम कर लेगा? एनिमल्स। एनिमल्स जैसे कि हर्बीवोर्स। एनिमल्स जैसे कि हर्बीवोर्स। कोई गॉड खा गए उस प्लांट को। लेकिन मेरा जो सवाल है वो आपसे ये है कि भाई एक बात बताओ, जब भी ये ऑटोट्रॉफ्स कुछ बना रहा है, ठीक है, और उस प्लांट को जब कोई बकरी खा लेगी तो क्या सारा का सारा उस प्लांट में जो एनर्जी है वो ट्रांसफर हो जाएगा उस बकरी तक? नहीं। क्यों? प्लांट तो पूरा खा गई ना वो, तो सारा एनर्जी हो जाना चाहिए। प्लांट के पास जो एनर्जी है वो अपने यूटिलाइजेशन के लिए बना रहा है, वो किसी दूसरे हर्बीवोर के लिए नहीं बना रहा है। समझ आया? हर्बीवोर के लिए तो नहीं बना रहा है ना वो। हर्बीवोर तक बस कितनी एनर्जी जाती होगी, मैक्सिमम या मिनिमम? अगर पूरा प्लांट खा गया तो भी मिनिमम, यानी कि जस्ट 10%। इसलिए तो बोलते हैं 10% लॉ है, लिंडमैन्स का जो 10% लॉ है, कि जब किसी प्लांट को कोई कंज्यूम करेगा तो उस प्लांट का कितना परसेंट एनर्जी उस हर्बीवोर तक जाएगा? सिर्फ 10%। और अगर वो हर्बीवोर को, उस हर्बीवोर को कोई कार्निवोर खा लेगा, यानी कि उस बकरी को कोई अगर शेर खा जाएगा, ठीक है, तो शेर तक उस बकरी का कितना एनर्जी जाएगा? 10%। आया समझ? समझ आया? तो वही तो है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी में ही हम आगे क्या पढ़ते हैं? फूड चेन। और फूड चेन में हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। अभी हम इस पर आ नहीं रहे हैं, एक्चुअल मैं बता रहा हूं आपको, टेबल ऑफ कंटेंट है ये, कि क्या क्या चीजें हमको पढ़नी है, ठीक है। तो हम फूड चेन में बात करते हैं, दो तरह का फूड चेन है, एक्वेटिक फूड चेन है और टेरेस्ट्रियल फूड चेन है। एक्वेटिक फूड चेन वो है जो किस में क्लास ले रहा है? किस में ले रहे? 12th? ये तो ड्रॉपर है। प्रॉपर है सर। क्या करना है आपसे बताया नहीं है क्या कुछ? इधर आइए। क्या करिए, किस में क्लास लेना? 11th वाले को बोल दिए बनाने के लिए क्वेश्चन दे दिए। हाँ रिपीट डायरेक्ट। हाँ बनाएंगे। ठीक है ना? हाँ, क्या बात कर रहे थे हम, भूल गए। क्या बोल रहे थे बेटा? हाँ हाँ, दो तरह का फूड चेन हो सकता है, एक तो टेरेस्ट्रियल फूड चेन या फिर एक्वेटिक फूड चेन। जो टेरेस्ट्रियल फूड चेन है उसमें जो सीरीज चलती है वो क्या, सबसे पहले कौन आ जाएगा? प्लांट्स, ऑटोट्रॉफ्स। उसको कौन कंज्यूम करेगा? हर्बीवोर, जैसे कोई गाय भैंस बकरी ये सब है ना, उसको कौन खा जाएगा? कोई कार्निवोर, जैसे शेर खा गया मान लो, है ना। थोड़ी लंबी चेन चलानी होती है तो हम क्या बोलते हैं? ग्रेजिंग फूड चेन बोलते हैं इसको। ये वाली जो फूड चेन होती है इसको क्या बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे पहला जो है वो चर रहा है ना, उसको ग्रेजिंग मतलब चरना, ग्रेजर्स। और जैसे ये भी हो सकता है ग्रेजिंग फूड चेन, जैसे फॉर एग्जांपल शुरुआत किया आपने कोई ग्रास से, ग्रास को किसी इंसेक्ट ने खाया, इंसेक्ट जैसे कि ग्रास ऑपर। ग्रास ऑपर को किसने खाया? किसी फ्रॉग ने। फ्रॉग को किसने खाया? स्नेक ने। स्नेक को किसने खाया? ईगल ने। तो ये बचपन में 5वीं क्लास का टॉपिक है, ये है ना, 5वीं क्लास का। ये फूड चेन है तुम्हारा, ठीक है। एक्वेटिक फूड चेन बताओ जरा कैसे चलेगी, शुरुआत कहाँ से होती है एक्वेटिक फूड चेन की?
एक्वेटिक फूड चेन की शुरुआत कहाँ से होती है? फाइटोप्लैंक्टन से। कहाँ से शुरू होगा? फाइटोप्लैंक्टन। और फाइटोप्लैंक्टन को कौन कंज्यूम करेगा? जूप्लैंक्टन। जूप्लैंक्टन को कौन कंज्यूम करेगा? स्मॉल फिशेस। स्मॉल फिशेस को कौन कंज्यूम करेगा? बिग फिशेस, लार्ज फिशेस। ये कौन सा फूड चेन हुआ? एक्वेटिक फूड चेन। लेकिन जिंदगी और ये जैसा नेचर में हमेशा बोलता हूँ इतना सिंपल नहीं है, ठीक है? ये इतना सिंपल नहीं है। क्यों भाई? क्योंकि सीधी सीधी चीजें नहीं चलती हैं। अब जैसे मैं बोलता हूँ कि फ्रॉग है, आपने बोला कि फ्रॉग है, जैसे फॉर एग्जांपल गॉट है, ठीक है? किस हर भी वो ग्रास है, ग्रास को किसने खाया? किसी गॉट ने खाया। लेकिन उस ग्रास को कोई डियर भी तो खा सकता है आके, और उस डियर को कोई शेर खाएगा ऐसा जरूरी है? कोई भेड़िया भी खा सकता है, और भी बहुत सारे कार्निवोर स्पीशीज हैं। फिर वहां पे सीक्वेंस चेंज हो जाएगी, उस पर कोई और डिपेंड करेगा, है ना? हो सकता है पॉसिबल ऐसा। तो एक्चुअल में नेचर में फूड चेन एग्जिस्ट करती है या फूड वेब एग्जिस्ट करती है? फूड चेन वैसे तो फूड चेन थ्योरीज में पढ़ते हैं हम, लेकिन एक्चुअल में जो चीज एग्जिस्ट करती है ना, वो कौन एग्जिस्ट करती है? फूड वेब। क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म पर बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं, है ना? जैसे उस ग्रास को गाय भी खा लेगी, भैंस भी खा लेगी, बकरी भी। फूड चेन में तो हम लीनियर बात कर रहे हैं वहां पे, समझ रहे हो? ऐसा होता है क्या? ऐसा ही होता है क्या? नहीं। फिर हम बात करते हैं न्यूट्रिएंट साइकिल की। न्यूट्रिएंट साइकिल जो अब डिलीट हो चुका है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट मैं बता दूं कि है क्या। न्यूट्रिएंट साइकिल की जहां तक बात है, तो न्यूट्रिएंट साइकिल में हम बोलते हैं, जैसे इसमें कार्बन साइकिल की बात करूं तो कार्बन कहाँ से मिल रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है। ज़्यादातर जितने भी आपके वो होते हैं, ज़्यादातर जितने भी आपके सोर्सेज हैं, सब जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करते हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं। सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म ऐसा है जो उस कार्बन डाइऑक्साइड को रिसीव कर सकता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है। कौन है वो? प्लांट्स। कौन है वो? प्लांट्स। एंड विच इज द प्रोसेस इन विच प्लांट्स टेक अप द कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन? रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस। रेस्पिरेशन के दौरान वो क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन ही लेते हैं। ये तो चैप्टर पढ़ाने के बाद पूछ रहा हूँ मैं, ये तो बेसिक है ये कि भाई रेस्पिरेशन के दौरान वो जो प्लांट्स है वो भी ऑक्सीजन लेते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड? ऑक्सीजन ही लेते हैं, और रिलीज क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। समझ आया? रिलीज क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन फोटोसिंथेसिस जब किसी प्लांट को करना होता है तो क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या रिलीज करते हैं? ऑक्सीजन। हुआ ना क्लियर? इतना क्लियर है? ठीक है, ये ध्यान रखना। तो सिर्फ और सिर्फ बहुत सारे ऐसे एजेंट्स हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल बहुत सारे ऐसे एजेंट्स हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल वेहिकुलर एमिशन। जब व्हीकल्स से जो धुआं निकलता है, हम लोग जब रेस्पिरेशन करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, व्हीकल्स से जो धुआं निकल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, इंडस्ट्रीज से जो एमिशन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है उधर से भी। और मैं बता रहा हूँ, डिकम्पोजिशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है कोई, ठीक है? एनारोबिक रेस्पिरेशन भी अगर कोई करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ठीक है? अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन भी करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। प्लांट्स भी अगर रेस्पिरेशन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, लेकिन रिसीव सिर्फ एक जगह होता है। वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेता कौन है? सिर्फ प्लांट्स। समझ आया? ये एक चीज़ ध्यान रखना। न्यूट्रिएंट साइकिल में आपको एक साइकिल मैंने थोड़ा सा बता दिया, कार्बन साइकिल यही है। एक साइकिल होती है फॉस्फोरस साइकिल। फॉस्फोरस साइकिल क्या कहती है कि फॉस्फोरस साइकिल में ये कहा जाता है कि जो सोर्स है वो क्या है? रॉक्स। नेचुरल सोर्स इन द नेचर ऑफ फॉस्फोरस इज रॉक। पत्थरों में आपको क्या मिलता है? फॉस्फोरस मिलता है। तोड़ते हैं जब आप, तो रॉक्स टूटते हैं कैसे? पत्थर कैसे टूटते हैं? बाय नेचुरल वेदरिंग की प्रोसेस। जब वो रॉक वेदरिंग की प्रोसेस से क्या बन जाएगा? सॉइल। रॉक्स जब वेदरिंग की प्रोसेस से क्या बन जाएगा? सॉइल। रॉक जब वेदरिंग की प्रोसेस से सॉइल बन जाएगा तो रॉक में जो फॉस्फोरस था उधर किधर चला जाएगा? सॉइल में चला जाएगा, हाँ या ना? रॉक में जो फॉस्फोरस था वो कहाँ चला जाएगा? सॉइल में। उस सॉइल में जो फॉस्फोरस है उसको कौन एब्जॉर्ब कर लेंगे? प्लांट्स। अब प्लांट से दो पॉसिबिलिटी है, हो सकता है वो प्लांट मर जाए, हो सकता है कि वो प्लांट मर जाए। अगर वो प्लांट मर गया, वहां पर उसका डिकम्पोजिशन हो गया, तो उसके पास जो फॉस्फोरस था वो वापस कहाँ मिल जाएगा? सॉइल में।
समझ आया? लेकिन ऐसा भी तो पॉसिबल है कि उस प्लांट को कौन खा ले, हर्बीवोरस प्लांट कोई खा ले उसको, हो सकता है ना। हेट्रोट्रॉफ कोई ऑर्गेनिज्म जो है उस प्लांट को अगर कोई खा लेगा तो वो फास्फोरस किधर ट्रांसफर हो जाएगा, उस हर्बीवोर्स तक ले। और अब वो हर्बीवोर अगर डाई करेगा, अब अगर वो हर्बीवोर डाई करेगा तो दोबारा वो फास्फोरस किधर चला जाएगा, सॉइल। यही होता है। हम लोग इस बारे में तो बात करते हैं कि जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है, एनर्जी का ट्रांसफर या न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसफर या मिनरल्स का ट्रांसफर इस डायरेक्शन में होता है, ये बुक्स में भी लिखा है, ठीक है। लेकिन थोड़ी सी और थोड़ा डेप्थ में रिसर्च करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि थोड़ा आगे भी कहानी है। हम लोग बस बात करते हैं कि इतना, कि जो एनर्जी है वो सन से आई, सोलर रेडिएशन से आई, उसको एब्जॉर्ब किया प्लांट्स ने, ऑटोट्रॉफ्स ने। प्लांट से वो गया हर्बीवोर, कोई गॉट या हर्बीवोर से वो गया कार्निवोर, ये जा रहा है। लेकिन किसी शेर ने खा गया उसको। लेकिन एक बात समझो, उस शेर, वो शेर भी तो कभी ना कभी मरेगा, और जब वो शेर मरेगा तो उसका क्या होगा, डिकम्पोजिशन। उसका जब डिकम्पोजिशन होगा तो उसके पास जो न्यूट्रिएंट्स है वो कहाँ मिल जाएगा, सॉइल में। और उस शेर के कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली न्यूट्रिएंट्स कौन कंज्यूम करेगा, चल रहा है ना उल्टा साइकिल। ये तो सब बात करते हैं कि प्लांट्स में जो न्यूट्रिएंट है उसको डियर ने खा लिया, और डियर भी तो मरेगा, और डियर जब मरेगा उसका डिकम्पोजिशन होगा तो उसके भी न्यूट्रिएंट कौन कंज्यूम करेगा, प्लांट्स। साइकिल है ये, ठीक है, ऐसा लीनियर नहीं चलता है, ठीक है। एक बहुत ही कमाल की फिलॉसफी बताता हूँ तुमको। हम लोगों का वो है, हम लोगों को ऐसा लगता है कि जो टाइम जो है वो लीनियर है। हमको लगता है ना टाइम लीनियर है। अभी अगर 10:30 बजे अगर 10:30 बजे हैं तो उसके बाद 11 बजेंगे, 12 बजेंगे, या आज अगर मान लो 4 तारीख है फिर कल 5 तारीख होगी, 6 तारीख। बट कई थ्योरीज और कई बार जब एल्बर्ट आइंस्टीन की बात करते हैं तो उन्होंने टाइम को ऐसा लीनियर नहीं, उसको रिलेटिव बताया था। यही तो थी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। उन्होंने बोला था टाइम जो है वो रिलेटिव है। रिलेटिव है क्या मतलब है कि जो भी चीज़ें आज की डेट में घट रही हैं, जो भी चीज़ें हो रही हैं आज की डेट में, हो सकता है वो पहले हो चुकी हैं। समझ आया? हो सकता है कि वो पहले हो चुकी हैं। हमें ये लग रहा है कि हम चल रहे हैं और समय रुका हुआ है। समझना, बहुत तगड़ी फिलॉसफी है। हमें ये लग रहा है कि हम चल रहे हैं आगे 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 और समय पीछे जाता जा रहा है, बट एक्चुअल में हो सकता है ऐसा हो कि समय वहीं पर रुका है, हो सकता है कि समय वहीं पर रुका है और हम चलते जा रहे हैं, ठीक है। हमें ये लग रहा है ना कि समय जा रहा है, समय जा रहा है, हम वहां पे रुके हैं। नहीं, हो सकता है कि समय समय तो पहले से ही है ना। टाइम जो है वो, टाइम भी कुछ एक ऐसी चीज है जो कभी ना कभी एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। टाइम भी फ्लक्चुएट हो जाता है। टाइम बहुत बड़ी बात नहीं है, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि हम लोग अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन कई सुपर सेलेस्टियल बॉडीज जो है वहाँ पे टाइम का फंक्शन ही अलग हो जाता है ना। ऐसा बोलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जब आप किसी और सेलेस्टियल बॉडी पे जाते हो, सेलेस्टियल बॉडी मतलब समझे ना, मार्स वार्स पे चले गए कभी, या किसी और ग्रह पे चले गए, वहाँ पे टाइम अलग तरीके से फंक्शन करेगा ग्रेविटी की वजह से। ग्रेविटी भी अलग तरीके से जैसे वहाँ फंक्शन करती है। जैसे फॉर एग्जांपल वहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि वहाँ अगर आप 5 मिनट बिता दोगे, इंटरस्टेलर मूवी, कि वहाँ पर अगर आप 5 मिनट बिता दोगे तो वहाँ के 5 मिनट यहाँ 10 साल के बराबर हो सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप वहाँ पर अगर इस हिसाब से अगर मान लो वहाँ पे आप अगर मान लो वहाँ पे 2 महीने रह गए, आप 2 महीने मान लो किसी सेलेस्टियल बॉडी में रह के आप स्पेस में गए और 2 महीने सेलेस्टियल बॉडी में रह के आए और फिर अर्थ में आए, तो बिल्कुल सब समाप्त हो चुका होगा कि नहीं होगा? वहाँ के अगर मान लो मैं बोल रहा हूँ 1 घंटा यहाँ के 1 महीने के बराबर है, ठीक है, मतलब टाइम तो उस तरह से बह रहा है, अलग तरीके से बह रहा है, मूव कर रहा है फास्ट। तो आप जब 2 महीने में आओगे तब तो सब कुछ जनरेशन्स बदल चुकी होंगी, है ना। तो ये एक चीज़ थी जो मैं बता रहा था आपको कि न्यूट्रिएंट साइकिल से बात चल रही थी। फिर हम आ गए थे आउटपुट पे। आउटपुट की जहाँ तक बात है, देखो इनपुट कहाँ से आ रहा है, एनर्जी आ कहाँ से रही है, फोटोसिंथेसिस से। निकलेगी कैसे? डिग्रेडेशन जब होगा, जब डिकम्पोजिशन होगा, है ना, एनर्जी का लॉस होगा। और एनर्जी का लॉस जो है वो सिर्फ 10% होता है। सॉरी, एनर्जी का लॉस जो है वो कितना होता है? एनर्जी का लॉस
आप देखोगे 10% 10% 10% ट्रांसफर होता है एनर्जी, ठीक है। कितना एनर्जी का लॉस होता है वो एक कॉन्सेप्ट है जिसमें हम देखते हैं कि जब भी बहुत तरीके से एनर्जी का लॉस होगा जो भी प्रोसेस करेगा, जैसे रेस्पिरेशनल, जैसे फॉर एग्जांपल प्लांट ने जब फोटोसिंथेसिस किया और जो भी एनर्जी, जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल्स बनाए, जो भी फूड बनाया, उसके बाद आपने देखा कि वो उस एनर्जी का यूज करेगा इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, या अगर उसे फोटोसिंथेसिस भी करना है, अगर प्लांट को क्या करना है, फोटोसिंथेसिस, उसके लिए भी तो उसे एनर्जी चाहिए। हमें फूड हम क्यों खाते हैं? एनर्जी के लिए। लेकिन फूड को डाइजेस्ट करने के लिए भी क्या चाहिए? अब समझ आया? वो वाला कॉन्सेप्ट है। फिर आता है एक टॉपिक जिसको बोलते हैं स्ट्रैटिफिकेशन। क्या बोलते हैं? स्ट्रैटिफिकेशन। अलग अलग स्पीशीज का जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन या डिफरेंशिएशन या क्लासिफिकेशन होता है उसको आप लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रैटिफिकेशन। स्ट्रैटिफिकेशन का हिंदी आसान मतलब, जो हिंदी या इंग्लिश का ही आसान मतलब क्या होता है? लेयरिंग। क्या होता है मतलब? लेयरिंग, स्ट्रैटिफिकेशन। जैसे किसी अगर जंगल को देखो, ये डायग्राम अगर आप देखो तो यहाँ पर आपको दिखेगा 3 लेयर्स ऑफ प्लांट्स हैं। सबसे टॉप पर कौन है? ट्रीज। सेकेंड लेयर पे कौन है? थोड़े से शर्ब्स। और थर्ड लेयर कौन सा है? ग्रासेस। यही है ना? तो 3 लेयर्स दिख गई, और इसी 3 लेयर्स में किसी जंगल को अगर आप देख रहे हो तो उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रैटिफिकेशन। समझ आया स्ट्रैटिफिकेशन क्या है? देन उसके बाद हम लोग क्या डिस्कस करते हैं? 4 कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी इकोसिस्टम के। किसी भी इकोसिस्टम के कितने कंपोनेंट्स होते हैं? 4। सबसे पहला हमने बोला क्या है? प्रोडक्टिविटी। सबसे पहला क्या है? प्रोडक्टिविटी। दूसरा क्या है? डिकम्पोजिशन। तीसरा क्या है? एनर्जी का फ्लो। और लास्ट क्या है? न्यूट्रिएंट साइकिल, कि वो दोबारा साइकिल। ऐसे साइकिल बहुत सारे हैं भाई। कार्बन साइकिल भी है जैसा मैंने डिस्कस किया, नाइट्रोजन साइकिल है, फॉस्फोरस साइकिल है, ठीक है। वाटर की भी तो अपनी साइकिल है, पढ़ा है, दूसरी तीसरी क्लास में पढ़ाते हैं, 5वीं क्लास में शायद पढ़ा था ये। वाटर साइकिल क्या होता है भाई? जो तालाब में जो पानी है उसका वाष्पीकरण होता है, समझ? ठीक है, वो सनलाइट पड़ती है उस पर, वो इवेपोरेट होता है, इवेपोरेट होने के बाद वो भाप बन के ऊपर उड़ जाता है, क्लाउड्स बनते हैं, क्लाउड्स हैवी हो जाते हैं, और फिर वो लिक्विडिफिकेशन होता है वो, और फिर गिर जाता है नीचे, कंडेंसेशन बोलते हैं जिसे आप, है ना। और कभी और ज़्यादा टेम्परेचर माइनस में चला जाएगा तो वही पानी क्या बन जाता है? आइस, बर्फ बन जाता है ना। इस तरह से आप डिफाइन करते हो 3 स्टेट्स ऑफ वाटर। 3 स्टेट्स ऑफ वाटर क्या होती हैं? सॉलिड, लिक्विड और गैस। आगे बढ़ो, क्या क्या पढ़वा रहे हो तुम लोग? ये सब बातें बताने वाली हैं। देखो पॉन्ड, क्या बोला? सेल्फ सस्टेनेबल यूनिट है। तालाब जो है वो अपने आप में सस्टेनेबल है भाई, उसमें सब चीजें हैं। क्यों बोल रहा है तालाब को सेल्फ सस्टेनेबल यूनिट? क्योंकि तालाब एक ऐसी जगह, एक ऐसा इकोसिस्टम है जहां पर ये चारों चीजें अवेलेबल है। क्या फॉरेस्ट को भी बोल सकता था सेल्फ सस्टेनेबल यूनिट? नहीं बोला। क्यों? क्योंकि उस तालाब में हो सकता है पानी, उस फॉरेस्ट में हो सकता है पानी ना हो। एबायोटिक कंपोनेंट में तो हमने ये भी बोला ना, टेम्परेचर, लाइट, वाटर, सॉइल, ये होना चाहिए। क्या तालाब में ये चारों हैं? टेम्परेचर है, हाँ, लाइट है, हाँ, वाटर है, सॉइल है। क्या ये चारों कंपोनेंट्स किसी फॉरेस्ट भी तो इकोसिस्टम है, फॉरेस्ट भी तो इकोसिस्टम है, क्या उसको हम सेल्फ सस्टेनेबल यूनिट क्यों नहीं बोल सकते? वाटर नहीं है उसमें, सॉइल है, टेम्परेचर है, लाइट है, वाटर नहीं है उसमें, यहाँ पे चारों है, ठीक है। अगर चारों है तो चारों कंपोनेंट इजीली हो जाएंगे वहाँ पे प्रोडक्टिविटी भी हो जाएगा, डिकम्पोजिशन भी हो जाएगा, एनर्जी का फ्लो भी होगा, न्यूट्रिएंट साइकिल भी होगा। तो शैलो वाटर बॉडी होता है पॉन्ड, जिसमें चारों कंपोनेंट एग्जिबिट हो जाते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल एबायोटिक फैक्टर्स हैं, यहाँ पर वाटर है ना, वाटर है, सॉइल डिपॉजिट है, सॉइल डिपॉजिट तो है ही, पानी में ही, तालाब में पानी नहीं है तो फिर वो तालाब कैसे है? पानी तो होगा ही वहाँ पे। और सॉइल कहाँ पे होगा? एट द बॉटम। लाइट और टेम्परेचर कहाँ से आ रहे हैं? एक ही सोर्स है, सन से आ रहे हैं, चारों फिट हो गए। अब चारों कंपोनेंट, सबसे पहले द रेट ऑफ फंक्शन ऑफ पॉन्ड इज रेगुलेटेड बाय सोलर इनपुट, साइकिल ऑफ टेम्परेचर, ड्यूरेशन ऑफ लेंथ क्या है, या अदर क्लाइमेटिक फैक्टर्स जो भी हैं। यही तो फंक्शन, कैसा फंक्शन कर रहा है पॉन्ड, इसी बात पर तो डिटरमाइंड रहेगा। अब शुरुआत करें अगर यहाँ पर, तो ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट कौन है और कंज्यूमर कौन है? किसी भी तालाब में ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं? फाइटोप्लैंक्टन्स, या फिर क्या प्रेजेंट हो सकते हैं उसमें? कुछ एल्गी हो सकता है, कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो उस तालाब में ऊपर सरफेस पर तैर रहे होते हैं, फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं ना,
कमल भी तो फ्लोटिंग, लोटस, वाटर हायासिंथ पढ़ा है आप लोगों ने, वो भी क्या है, टेरर ऑफ बंगाल, राइट। टेरर ऑफ बंगाल भी क्या है, फ्लोटिंग ही तो है, ठीक है। सबमर्ज प्लांट्स भी होते हैं कुछ जो डूबे हुए होते हैं, अंदर डूबे हुए होते हैं, है ना। अगर आपको पता है, वो खाया ना आप लोगों ने, अरे यार मैं नाम भूल गया, मखाने, मखान खाया है तुम लोगों ने? मखान नहीं खाया हुआ है तो एक ड्राई फ्रूट होता है एक वाइट कलर का, या सिंगाड़ा खाया है? सिंगाड़ा भी नहीं पता तुमको, नहीं पता, चलो बताऊंगा। तो सबमर्ज्ड प्लांट्स जो होते हैं वो अंदर डूबे हुए होते हैं, ठीक है। मार्जिनल प्लांट्स कुछ होते हैं, सबमर्ज्ड प्लांट समझे, सबमर्ज्ड प्लांट जो डूबे हुए होते हैं, फ्लोटिंग पार्ट जो सरफेस पे तैर रहे होते हैं। एल्गीज तो पता है आपको, फाइटोप्लैंक्टन पता है। मार्जिनल प्लांट वो होते हैं जो एजेस पे मिलते हैं, जैसे मान लो कि ये तालाब है, ये पॉन्ड है, इसके एज पर कुछ प्लांट होते हैं ना जो ग्रो कर रहे हैं, बाउंड्री पे कुछ बहुत सारे प्लांट ग्रो कर रहे होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, मार्जिनल। फिर इनको कौन कंज्यूम करेगा, कुछ कंज्यूमर। कंज्यूमर्स यहाँ पे क्या हो सकते हैं, जू प्लैंक्टन हो सकते हैं या फिशेस हो सकती हैं। तो जू प्लैंक्टन होगा जो फ्रीली स्विमिंग भी कर सकते हैं, जू प्लैंक्टन, और बॉटम ड्वेलिंग वाले यानी कि सरफेस पे भी मिलेगा आपको, दोनों तरह के हो सकते हैं। कुछ डिकम्पोजर्स भी हो सकते हैं, यानी कि यहाँ पर प्रोडक्टिविटी हुई क्या, हाँ, क्या एनर्जी फ्लो हुआ, क्या एनर्जी फ्लोज फ्रॉम, क्या जू प्लैंक्टन से फाइटोप्लैंक्टन में हो सकता है एनर्जी का ट्रांसफर? नहीं हो सकता, है ना, नहीं हो सकता। लेकिन इसी वजह से आप बोलते हो एनर्जी फ्लो जो होता है वो हमेशा, एनर्जी फ्लो जो होता है वो हमेशा जनरली कैसा होता है, यूनी डायरेक्शनल होता है। यूनी एनर्जी का फ्लो तो डायरेक्शनल होता है, लेकिन अगर मैं बोलूँ मिनरल्स का फ्लो भी क्या यूनी डायरेक्शनल होता है क्या? अभी मैंने बोला हो सकता है कि ये जू प्लैंक्टन मरे, और जब ये जू प्लैंक्टन मरेंगे तो डिकम्पोजर्स, जो डिकम्पोजर्स हैं वो उनको कंज्यूम कर जाएगा, जैसे फंजाई, बैक्टीरिया, फ्लैजिलेट्स, और वो सारा न्यूट्रिएंट कहाँ पे मिल जाएगा, सॉइल में। सॉइल जो भी पॉन्ड है वहाँ पे चला जाएगा या सॉइल में चला जाएगा, और उस न्यूट्रिएंट को फिर कौन कंज्यूम करेगा, फाइटोप्लैंक्टन। तो कहाँ से यूनिडायरेक्शनल हुआ, तो साइक्लिक हुआ ना, समझ आया। फिर हम आगे बात करते हैं, क्या ये जो सिस्टम है परफॉर्म करता है, यही सिस्टम परफॉर्म होता है, ये चार जो चीज़ें हैं जिसमें प्रोडक्टिविटी आ रहा है, डिकम्पोजिशन आ रहा है, एनर्जी फ्लो आ रहा है, न्यूट्रिएंट साइकिल आ रहा है, यही सिस्टम वर्क करता है किसी भी इकोसिस्टम की अगर आप बात करो, या किसी बायोस्फीयर की बात करो। मैंने वो बात बताई थी आप लोगों को, ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन कम्युनिटी, ये था ना, ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन कम्युनिटी इकोसिस्टम, फिर बायोम, फिर बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर सबसे लास्ट यूनिट हो जाती है। तो इकोसिस्टम विच इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर, ये क्वेश्चन ध्यान रखना, ये लाइन याद रखना, फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर से लेकर बायोस्फीयर की भी अगर आप बात करो तो वहां पे भी ये चारों ही कंपोनेंट्स काम करते हैं। जैसे आप देखोगे वहां पे सबसे पहला क्या देखने को मिलेगा, फोटोसिंथेसिस। वही सेम बात कि फोटोसिंथेसिस की मदद से क्या हो रहा है, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, वो ऑर्गेनिक मटेरियल में बन रहा है। क्या बन रहा है ऑर्गेनिक मटेरियल, ग्लूकोज बन जा रहा है। कौन बना रहा है वो, फोटोसिंथेसिस, यूजिंग द पिगमेंट, विच पिगमेंट प्लांट्स आर यूजिंग, क्लोरोफिल। आंसर कर दिया करो यार, ये इजी इजी चीजें फटाक से। कौन कौन सा पिगमेंट होता है प्लांट्स के पास, क्लोरोफिल ही तो होता है, बस क्लोरोफिल होता है, कैरोटिनॉइड, ज़ैंथोफिल, ये सब भी होता है, ठीक है। ऑटोट्रॉफ्स, उनको कौन कंज्यूम कर लेगा, हेटेरोट्रॉफ्स, उनको कौन कंज्यूम कर लेगा, डिकम्पोजिशन एंड मिनरलाइजेशन। एब्जॉर्ब्ड बाय, ये मिनरलाइजेशन के बाद दोबारा इनको कौन एब्जॉर्ब कर लेगा। तो मिनरल्स का जरूरी नहीं है यूनिडायरेक्शनल फ्लो होगा, लेकिन एनर्जी किसी भी फूड चेन में, फूड चेन जब हम आगे बात करेंगे, फूड चेन जिसने भी थ्योरी दी है ये फूड चेन वाली, उसमें लैग ही यही है, उसमें डीमेरिट ही यही है कि फूड चेन में कभी आप बात नहीं करते हो किसकी, डीकम्पोजर्स की। क्या नेचर में डीकम्पोजर्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं, करते हैं। लेकिन कभी भी जब फूड चेन की बात करते हैं, कहीं आपने देखा फूड चेन के लिए कोई जगह हो, फूड चेन में कहीं डिकम्पोजर्स के लिए कोई जगह हो, नहीं। ये एक लिमिटेशन है किसका, फूड चेन का। समझ आया, ये लिमिटेशन है फूड चेन का, ठीक। और इस तरह से कथा समाप्त, ठीक है। तो नोट करो, कल आप लोगों का टेस्ट है ना, बॉडी फ्लूइड का, ध्यान रखना, करो नोट।